नमस्कार दोस्तों। पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष बार बार कह रहे हैं कि अब पाकिस्तान तैयार है भारत से लोहा लेने के लिए और भारत को उसकी हैसियत बता देनी। भारत के भी इसी तरीके से पहले थल सेना लेफ्टिनेंट जनरल कहते हैं कि हम पीओके पर कब्जा कर लेंगे। देखिए, पहले यहां से बयानबाजी होती है। गुजरात का पहले फेज का चुनाव, उसके बाद में दूसरे फेज का चुनाव आता है। उसके एक दिन पहले नौसेना अध्यक्ष कहते हैं हम चीन को ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो बतौलेबाजियां हैं और इन बतौलेबाजियों के बीच में कल ही पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष जो अभी नवनियुक्त हुए हैं, उन्होंने, जो आईएसआई चीफ हुआ करते थे इसके पहले, उन्होंने कहा कि हम भारत को मुंहतोड़ जवाब देने की हैसियत में कभी भी लड़ाई लड़ सकते, हम उसके लिए तैयार हैं। तो आप समझिए, ये सारे बयान राजनैतिक हैं। सेना अध्यक्षों का ये काम ही नहीं होता है। उनका काम होता है सरकार के साथ गुफ्तगू करना, उनसे राय मशविरा करना, मौजूदा जो ओरिजिनल स्थिति है उसको अवगत कराना और सरकार के दिशा निर्देशों पर चुपचाप काम करना। इसके पहले 2014 के पहले भारत के किसी भी मौजूदा वर्किंग, चाहे सेना अध्यक्ष हो, चाहे सेना अध्यक्ष के अतिरिक्त जो है सेकेंड कमान हो, कोई भी कहीं पर भी इस तरह की बातें नहीं कहता। रिटायर्ड लोग भले कुछ कह दें, लेकिन कोई भी वो नहीं कहता था। क्यों? क्योंकि ये कहना और इस पे करना और इसके डिसीजन लेना, युद्ध करना है या क्या करना है, वो सेना के बारे में सिर्फ इतना कहता था कि हम सशक्त हैं, तैयार है, जो भी होगा हम वो देखें। तो आप समझिए, आपकी ड्यूटी ये है, आप सेना को सशक्त बनाइए, सेना की जो जरूरतें हैं उनके जवानों की वो पूरी कीजिए। और सेना का जिस तरीके से राजनीतिकरण हो रहा है उसका नतीजा ये है। और इसको लेकर के सेना के ही पूर्व कुछ अधिकारी जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर गए, उन्होंने भी इस पर अपने विचार व्यक्त किए। बहुत ज्यादा जरूरत है आज भारत जोड़ो यात्रा की। देश के अंदर जो इन्वायरमेंट बन गया है, लोग एक दूसरे के विरुद्ध होते जा रहे हैं, प्यासे होते जा रहे हैं उनके। हमारा जो बढ़ना है वो तभी संभव है जब हम लोग मिलकर साथ चलकर आगे बढ़ेंगे, तो ये देश बहुत ऊपर बढ़ सकता है। लेकिन अभी सेना का भी राजनीतिकरण किया जा रहा है। इस तरह से सेना का नाम लेकर कि जिस तरह वोट लिए जाते हैं, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। और जो पॉलिसीज अभी आ रही हैं उससे सेना के अंदर जो है मुठभेड़ बनेंगे। राहुल जी से मिलकर बहुत अच्छा लगा। नेता ऐसा ही होना चाहिए जो आपको सुनने के लिए तैयार हो। मैं सारे जवानों को और बाकी सब देशवासियों को बोलना पाऊंगा कि ये देश हमारा है और जब तक हमें देशभक्ति नहीं आएगी, हम अपने देश से प्यार नहीं करेंगे। सच्चा प्यार, झूठा प्यार नहीं, दिखाने के लिए नहीं, किसी स्वार्थ के लिए नहीं। सच्चा प्यार अंदर से होता है। आप क्या कर सकते हैं इस कंट्री के लिए, थोड़ा सोचिए। और आपकी ये थोड़ी सी सोच और आपका ये थोड़ा सा काम इस देश को बहुत ऊंचाइयों पर ले जा सकता है। और जो अभी ऑलरेडी हम जहाँ पर पहुँच चुके हैं उससे बहुत ऊपर जाने की गुंजाइश है। और अगर हम सब लोग अच्छी नीतियों को अच्छे मन से चलेंगे तो जरूर ऊपर जाएंगे। आज ही नेपाल में देखिए लगातार हो रहा है। नेपाल ने पहले पीछे घुस करके हमारी 5 किलोमीटर जमीन कब्जा कर ली, बिहार। आप समझिए, वो नेपाल जो हमारे प्रधानमंत्री और सबके आगे झुक के सलाम करता था, उसकी ये दशा है। आज उत्तराखंड की सीमा पर उसने एक पुल को बंद कर दिया। वहां के लोगों ने पूरा पथराव कर दिया, बड़ा बवाल हुआ और उसके बाद इतना तनाव हो गया कि हालत बिगड़ने की बाद में चर्चा, सुलह मशविरा करने के बाद में जो है काम रोक दिया गया। जो भारत की सड़क बनाने का काम है वो रोक दिया गया। उस पुल को खोल दिया गया आवाजाही के लिए, लेकिन आज सड़क नहीं बनाएंगे, भारत को झुकना पड़ा। तो ये दशा है। डोकलाम के लिए याद होगा 2017 में कहते थे हमने ये रोक दिया, वो रोक दिया। डोकलाम में चीन ने सड़क भी बना ली, पक्के स्ट्रक्चर भी खड़े कर लिए और लगातार वो आगे बढ़ते बढ़ते उसने 2000 वर्ग किलोमीटर जमीन हमारी कब्जा कर ली। यह स्थिति है। तो यह हमारी सरकार है। चलिए छोड़िए इस पे, यह हो गई हमारी सीमाओं की बात। देश के अंदर क्या हो रहा है? देश की राजधानी दिल्ली में 250 सीटों के लिए एमसीडी का चुनाव हो रहा है।
और इन पार्षद के चुनाव के उसमें आप समझिए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का अपना वोट क्षेत्र में काट दिया जाता है, अनिल चौधरी का। उनकी पत्नी वोट डालती है लेकिन उनका वोट कटा हुआ, प्रदेश अध्यक्ष है वो कांग्रेस पार्टी का। इसके बाद ऐसे ही दर्जनों लोगों के उनके वोट काटे गए और सब कुछ किया। इसी तरीके से आम आदमी पार्टी का दावा है कि करीब 400 के आसपास उनके लोगों के वोट काट दिए गए। इसी तरीके से तमाम और लोगों के दावे हैं। कहा जा रहा है, जो अभी तक की सूचना आई है उसमें, कि 51% से अधिक का वोटिंग हो गई है। 51% वोटिंग यानी उसमें टोटल जो वोटर है 1,45,00,000 और 1,45,00,000 में 50% से ज्यादा वोटिंग हो गई है। तो इसका मतलब है कि ठीक ठाक वोट पड़ा है। तो माना जा रहा है कि पूरे दिल्ली में मिला के 1 लाख लोगों के वोट करीब करीब गायब है। ये तो बहुत चिंताजनक है। आपने देश के नागरिकों के वोट कहां दे दिए, यह व्यवस्था नहीं है। वहां लड़ाई है, त्रिकोणीय लड़ाई है, आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस। कौन जीतता है कौन हारता है ये मतदाता की इच्छा है, क्योंकि मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करता है और वो फैसला करता है। उसको जो भी उचित लगे वो उसकी मर्जी, उसकी सरकार। भुगतना हमें आपको सबको पड़ता है जब भी कुछ गलत डिसीजन हो। लेकिन ठीक है, कल गुजरात में दूसरे चरण की 93 सीटों के लिए मतदान हो। इस मतदान में आप सोचिए, जो जिन 14 जिलों में मतदान होना है वो 14 जिले बहुत महत्वपूर्ण है। यहां पर नरेंद्र मोदी की भी इज्जत फंसी हुई है और उनके सिपह सालार अमित शाह की। पिछली बार दोनों की इज्जत को मटियम मेट कर दिया था उनके अपने गांव के विधानसभा क्षेत्र। यह भी एक सत्य है कि वहां वो हारे थे। देश में जीते, कहीं जीते, लेकिन घर कहते हैं आपको जानता है, हमाम में सब नंगे होते हैं। तो उन्हें पता था कि आप क्या कर रहे हैं और आप असल में हैं क्या, और जो दुनिया के सामने बोल रहे हैं वो भी उन्हें पता था। इसलिए आपको आपके गांव ने भी हरा दिया। बहरहाल अब जो है लड़ाई है, सीधी सीधी लड़ाई कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में है। सेंधमारी का काम वोटों में आम आदमी पार्टी भी कर रही है, ओवैसी की पार्टी भी कर रही है, तो बहुजन समाज पार्टी भी कर रही है। और ये तीनों दल एक प्रकार से एक दूसरे से मिले हुए। ओवैसी की पार्टी और बसपा में जो है गठजोड़ है। उसके बाद में, और वो आपने देखा बिहार में गठजोड़ के कारण पहली बार चुनाव जीतने के बाद सत्ता में नहीं आ पाए थे और कांग्रेस पार्टी करीब 20 सीटें हार गई इस कारण से, क्योंकि ओवैसी की पार्टी ने जो नुकसान किया उससे बड़ा असर। तो आप समझ सकते हैं, उधर आम आदमी पार्टी ने यही काम उत्तराखंड में किया, यही काम गोवा में किया, यही काम उन्होंने और भी जगह किया। इससे आप समझ सकते हैं कि बी टीम का मतलब क्या है। उत्तर प्रदेश में यही काम बसपा ने किया, वह भी हमारे सामने है, ओवैसी भी थे। तो ये सारी चीजें समझ में आती है। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी क्या है, तो वो साम दाम दंड भेद सब अपनाते। हमारे प्रधानमंत्री ऐसे वक्त में अपनी अम्मा से मिलने जरूर जाते हैं, उनका आशीर्वाद लेने जाते हैं, जैसे वही इस बार भी चुनाव था। तो आप समझिए वो अम्मा से आशीर्वाद लेने गए, एसपीजी की कड़ी सुरक्षा, जिसमें एक आदमी जो उस
पूरी सोसाइटी वाले में रहते हैं लोग, वो सब कैद हो गए। और जब वो सब कैद हो गए, कोई वहां पर जा नहीं सकता हो, उस स्थिति में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी मां से मिलने जाते हैं, लेकिन उनके हर उसका चाय पीते का, मां से आशीर्वाद लेते का, मिलते का, सबका वीडियो बाकायदे उनकी गाड़ी जाता है, सारा वीडियो बड़ा प्रॉपरली बना करके कैमरामैन रिलीज करता, जबकि किसी को परमिशन नहीं। तो हुजूर प्रधानमंत्री की सुरक्षा है, एसपीजी की कितनी होती है, कोई मिल नहीं सकता है, ऐसे कोई घुस नहीं सकता, सब कुछ होता है। उसका जहां उन्हें जाना होता है, 3-4 दिन से वहां ट्रायल हो रहा होता है, और उसके बाद में हालत यह कि कैमरा जीबी हमारे प्रधानमंत्री जब वहां पहुंचते हैं तो कैमरा पहले से मौजूद होता है। तो एक तो यह हो गया। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी जानती है कि सिर्फ इसी से काम नहीं चलेगा, इससे तो चलिए उन बुजुर्गों और उनके वोट को प्रभावित किया जाएगा जो टीवी में लाइव चल रहा है और सब कुछ चल रहा है, प्रधानमंत्री मां से मिले, ये खबर है। तो यही चरण चुंबक मीडिया की पहचान है कि वो कैसे चरण चुम्बन करे, कैसे उनके चरणों को चाट चाट करके साफ करे, यही करने का काम उसने बीड़ा उठा रखा है। इसके बाद आइए, वही गुजरात में जो है पुलिस की पहरेदारी में, पुलिस की एस्कॉर्ट में भारतीय जनता पार्टी के नेतागण जाते हैं, शराब बांटते हैं, पैसा बांटते गाली ना खाए। जिला प्रमुख, अरे राजू तर जिला प्रमुख भाजपનું गाड़ी કેમ છે બોલાવો પાછી માલપુર પોલીસ સ્ટેશન નહીં સર ગાડી નંબર લાવવા તો દો ગાડી તમે છૂટી પાડો છો, તમારા માણસ વચમાં આવે છે। તમારું નામ શું છે? નાજીમ યા સિકંદર મલિક. મલિક, બરાબર. આ રિક્ષા તમારી છે? મારી છે. વનભાઈ દારૂ ચાલે નહીં. મને ચવાણાનું કહ્યું છે, છેતરીને આપણે પેટીમાં બેલેલી છે. આ દારૂ કોણે મૂક્યો તમારામાં? પટેલ જ મેલ્યો હોય ને. આ નામ બોલો અમને. દિલીપભાઈ પટેલ. દિલીપભાઈ પટેલે આ દારૂ તમારા મૂક્યો છે? હા, છેતરીને મૂક્યો છે. બરાબર. મારે તો ચવાણા ખાલી. એ કોણ છે દિલીપભાઈ પટેલ? એ દિલીપભાઈ આ ફાંસીદા ખડકી વાળા. ફાંસીદા ખડકી વાળા બોલા અમને બોલા. બધા એક ભાજપના જ હશે ને. હા, એટલે તમને ભાડાથી મતલબ ભાડે તમને લઈને એમને દારૂ મૂક્યો અંદર. હા, એમને અહીંયા દારૂ અને અહીંયા આગળ બી આ દારૂ વેચવા માટે આવ્યા છે. વેચવા જ આવ્યા છે. ચવાણું ભર્યું કોને મેલી ગયા? तो यह धंधा चल रहा होता है और पुलिस साथ साथ चल रही होती है। सभी इंस्पेक्टर जो ऑफिसर है, पुलिस ऑफिसर, वो साथ साथ ये काम करवाते घूम रहे हैं। आप इससे समझिए कि किस तरीके से पुलिस की मदद से, पुलिस की गाड़ियों में, पुलिस के एस्कॉर्ट में पैसा और शराब बांटी जा रही है उस राज्य में जो राज्य में शराब बैन है। आप समझिए चुनाव आयोग क्या कर रहा है, उसने अभी तक तो कोई कार्रवाई नहीं की। अपील जारी करता है कि शहरी वोट निकल करके
अधिक से अधिक मतदान करें, शहरी वोट सारे करें। शहरी की चिंता इसलिए है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा वोट बैंक शहरी है। चुनाव आयोग के बूते पड़ता, पल्ले पड़ता तो वो खुद ही दौड़ पड़ता कि हाँ साहब वोट दो, हम तुम्हारे घर तक उठाए लिए आ रहे हैं मशीन, करो। तो हुजूर ये हालत है और ये हमारे संस्थानों की स्थिति कर दी। शायद यही वजह है कि कश्मीर फाइल्स को लेकर जिस तरीके की टिप्पणी की गई कि उसे चुनाव जीतने और दूसरे राजनीतिक उसके इस्तेमाल के लिए उसका किया गया, और ये निश्चित रूप से एक वल्गर और प्रोपोगंडा फिल्म है। यह बात जो कही जूरी के चेयरमैन ने, वही बात जो उसमें जूरी में और सदस्य हैं वो भी कह रहे हैं। भले ही भारत को बुरा लगे, उनको लगे, किसी को लगे, लेकिन सच्चाई तो सच्चाई, सभी ने सहमति जताई। अब आप समझिए इतनी बड़ी सहमति हो तो अंतरराष्ट्रीय उसमें क्या देखे। तो ये जो फिल्म 11 मार्च को रिलीज की गई थी, जिससे चुनाव में कैसे फायदा उठाया जा सके, थोड़ा पहले करनी थी, थोड़ा देर में हो पाई, लेकिन चलिए हुई। तो इसमें जो नदाव लैपिड हैं, इजरायली फिल्म मेकर हैं और जूरी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने जो बात कही वो अनुराग ठाकुर जो केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री है उनकी उपस्थिति में उन्होंने कही। तो IFFI जूरी हेड बनाने वाली कमेटी जो है निशाने पार आ गई भारत के उनके कारण। इसमें करण जौहर, प्रसून जोशी, मनोज मुंसीकर, खुशबू सुंदर, प्रियदर्शन, बॉबी बेदी, हरकेश भट्ट, निखिल महाजन, रवि जो है, और इसके बाद सुखविंदर सिंह, वाणी त्रिपाठी जैसे तमाम सारे लोग चे में करने लगे। और बाकी जो चंडीगढ़ की सांसद है किरण खेर, उसका पति, वो जो चाटुकारिता की हद होती है उसकी वो करने लगा। अग्निहोत्री जो है, जो फिल्म मेकर है और वो है, वो सब चिल्लाए। तो इनका चिल्लाना बिल्कुल, अशोक पंडित, इन सब का चिल्लाना लाजमी था क्योंकि इनकी फिल्म के बारे में था। लेकिन लैपिड ने कहा क्या? द कश्मीर फाइल्स फिल्म देखकर हम सभी डिस्टर्ब और हैरान थे कि यह फिल्म हमें अश्लील और प्रोपोगंडा बेस्ड लगी, इसलिए प्रतिष्ठित फिल्म समारोह के लिए यह फिल्म उचित नहीं है। मैं आप लोगों के साथ अपनी फीलिंग खुले तौर पर इसलिए शेयर कर रहा हूं क्योंकि इस समारोह की आत्मा ही यही है कि हम यहां आलोचनाओं को स्वीकार करते हैं और उन पर चर्चा करते हैं। तो फिल्म के 7 बार फिल्म के डेब्यू देखे गए, उनमें 15 फिल्में देखी गई, जिनमें 14 फिल्में सिनेमैटिक फीचर्स वाली थी और 15वीं फिल्म द कश्मीर फाइल्स से हम सभी हैरान थे, परेशान थे। अब आप समझिए, तो ये इस तरह की स्थिति है। और जब ये सब सामने आता है तो आप समझिए तमाम सारे लोग कुछ भी कहें, लेकिन ये स्थिति है। तो इस फिल्म को कई देशों ने अपने यहां, न्यूजीलैंड हो, सिंगापुर हो, जैसे तमाम सारे देशों ने इसे अपने यहां बैन कर दिया है। क्या फिल्म जो है निश्चित रूप से किस तरीके से फ्रॉड का प्रतीक, तो यह भी समझना पड़ेगा। इसके बाद आप सोच लीजिए स्थितियों को यदि आप देखेंगे तो बहुत सारी चीजें, और उनमें जब आप देखते हैं तो आपको पता चलता है कि किस तरह से हालात क्या हो रहे हैं और क्या नहीं हो रहे हैं। तो प्रधानमंत्री के पांव छुआने पे मीडिया बोलता है, दूसरी चीजों पे बोलता है, लेकिन मुद्दों पे कभी नहीं बोलता। मुद्दे होते हैं तो उनसे उन्हें तकलीफ होती है, करते मीडिया की चाटुकारिता का आज उदाहरण राहुल गांधी ने भी दिया। मैं राजनीति में पहले आया 2004 से तकरीबन 2008-9 तक, तो हिंदुस्तान का पूरा मीडिया 24 घंटे मेरी वाह करता था, याद है आपको? फिर मैंने 2 मुद्दे उठाए, एक मैंने न्यामगिरी का मुद्दा उठाया और दूसरा मैंने भट्टा परसोल का मुद्दा उठाया। कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ डट के खड़ी रहेगी। The moment I raised the question of land and the moment I started to defend the right of poor people on their land is when this whole media tamasha starts. हम आदिवासियों के लिए पैसा कानून लाए, वन अधिकार कानून लाए, जमीन अधिकरण बिल लाए, और उसके बाद ये सारे के सारे 24 घंटा मेरे खिलाफ लिखने शुरू कर दिए। जो हिंदुस्तान के एसेट्स थे वो महाराजाओं से
हिंदुस्तान की जनता को दिए गए कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से अब वो बीजेपी उल्टा कर रही है। अब जो आपके एसेट्स हैं आपसे छीन छीन कर फिर से महाराजाओं को देने की कोशिश कर। ये मेरे लिए 24 घंटे वाह वाह करते घूमते थे, मीडिया को एक तमाशा कहकर, मतलब आप ये तमाशा करते थे 2008 तक, 9 तक, 10 तक, और उसके बाद 10 के बाद क्या हुआ? ये वही लोग हैं जो उसके बाद में राहुल गांधी को पप्पू बनाने पे तुल गए। क्यों? क्योंकि इसमें हजारों करोड़ रुपया डाला गया है और उसको करके किया गया है, तो यही स्थिति है, इसलिए ये सब हो रहा है। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर, तो किसी की इमेज डैमेज करने के लिए, खराब करने के लिए इस तरह की स्थितियां जब हो तो आपको सोचना पड़ता है। तो कल चुनाव है गुजरात का, गुजरात का चुनाव है, निश्चित रूप से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। वहीं आपको याद होगा अभी 2 दिन पहले ही नरेंद्र मोदी के जो सुरक्षा सलाहकार हैं, देश के हैं वैसे तो अजीत डोभाल, लेकिन वो उन्हीं के सुरक्षा, वो तमाम सारे मुस्लिम उलेमाओं से मिले थे। और उसके बाद में अहमदाबाद में जामा मस्जिद के शाही इमाम, जब सारी टिकटें बट चुकी हैं, सब काम हो चुका है, तब वो कहते हैं मुस्लिम महिलाओं को टिकट देने वाला इस्लाम विरोधी। अरे भाई, इस समय क्यों बोल रहे हो? क्योंकि कल अहमदाबाद में वोट पड़ना है, इसलिए ये सब चीजें, हरकतें हो रही, जिससे कि महिलाओं का वोट कहीं ना कहीं ट्रांसफर हो, उन्हें 3 तलाक और दूसरे के नाम पर जो मैनेज किया जा रहा है। तो ये सारी चीजें। इसके बाद में दूसरे चरण का जो मतदान है कल, उसमें 16 सीटें ऐसी हैं जो प्रधानमंत्री और अमित शाह के लिए नाक का सवाल हो गई हैं। इसीलिए प्रधानमंत्री ने और उनके तमाम मंत्रियों ने, अमित शाह ने, सबने रोड शो किए हैं और प्रधानमंत्री ने खुद 40 किलोमीटर से अधिक का रोड शो किया है। अब आप इससे समझिए, उन्होंने इतनी जितनी रैलियां कर डाली, सब कुछ कर डाला, हर साल में 3 दिन वो गुजरात में ही डेरा डाले रहे, इसलिए परेशान। तो वो परेशान है कि कैसे हमारी इज्जत बचे, कैसे हम उसको करें, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने उनके लिए दम कर दिया था। तो जब ये स्थितियां हो तो चिंता करनी पड़ती है कि किस तरह के हालात लगातार बन रहे हैं। और इन हालातों पर ही जब जिक्र करेंगे तो आप ये समझिए, जिस तरीके से स्थितियां हैं, भक्ति है, सारी चीजें हैं, उनको आपको समझना पड़ेगा। जो जहर धर्म के नाम पे बोया, महिलाएं लड़ाई लड़ रही थी ईरान में हिजाब को लेकर, जो आप मोरल पुलिसिंग के नाम पे पुलिस बनाई गई थी और सारी चीज की गई थी, उसे भंग कर दिया। और भंग करना पड़ा ईरान की सरकार को, क्योंकि महिलाओं ने इतना अच्छी लड़ाई लड़ी, पीटी गई, मारी गई, सब कुछ हुआ और अंततः उन्होंने सरकार को झुका दिया। यह होती है असली आजादी। इसी तरह की आजादी के लिए राहुल गांधी पदयात्रा पर निकले हुए। वो जगह जगह जाकर के जनता को जोड़ रहे हैं, बना रहे हैं कि कैसे कैसे क्या करना है। तो इन सारी बातों को जिस दिन समझ जाएंगे, उस दिन आधी समस्याएं आपकी हल हो जाएंगी। हमें बर्बाद करने के लिए जो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति है, आम आदमी पार्टी और उनकी जो बी टीम है, ओवैसी, बसपा और ये सारी, वो सब जैसे काम कर रही है, उसके नतीजे देखिए, आम आदमी मरता है, भूलता है, परेशान होता है, तमाम चीजों से देख रहा है। आज राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पहुंच गई राजस्थान, और राजस्थान में जो है कमलनाथ, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के, उन्होंने तिरंगा जो है राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष को ससम्मान समर्पित कर दिया और उसके बाद कहा, अब आपकी जिम्मेदारी 12 दिन हमने संभाला, अब 17 दिन आप संभालिए। और आप ये समझिए, इस यात्रा में इन 12 दिनों में हालत ये हुई, कमलनाथ की बुजुर्ग हैं, राहुल गांधी के पिता के मित्र हैं, और स्थिति यह है कि वो गले से बोल नहीं पा रहे थे, लेकिन उसके बावजूद उस सलामी और उसके साथ में काम कर रहे थे। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने इस पर कहा कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश ने इस यात्रा का एक चैलेंज हमें दिया है, अब हमें दिखाना है। और जब
राजस्थान में उनका स्वागत किया गया, तो आदिवासियों से लेके जो वहां के लोक परंपरा है और सबके गीत और मंच पे सारे नाच करके, उसके साथ राहुल गांधी, पूर्व सीएम सचिन पायलट सब साथ साथ फिर के, यह एक बड़ी चीज थी। तो इसके साथ मैं अपनी बात समाप्त करूंगा कि आप सोचिए समझिए, जो हो रहा है वो निश्चित रूप से गलत हो रहा है। चुनाव आयोग और ये सब किस तरीके से सत्तारूढ़ दलों को जिताने के लिए हर कदम उठा रहे हैं, तो इससे आपको समझना पड़ेगा। प्रधानमंत्री के ड्रामे चल रहे हैं, देश की सीमाएं असुरक्षित हो रही हैं, नेपाल जैसे देश, पाकिस्तान जैसे देश हमें आंख दिखा रहे हैं, और चाइना हमारे देश की भूमि पर कब्जा करता जा रहा है, और हमारे प्रधानमंत्री इस देश की संवैधानिक संस्थाओं को गुलाम बनाने के लिए हर कदम उठा रहे हैं, हर कोशिश कर रहे हैं, देश को मजबूत करने के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो इससे अपनी बात समाप्त करता हूं और आपसे आशा करता हूं कि आप सच को पहचानेंगे, जानेंगे और इस पर कुछ करने की सोचेंगे, क्योंकि देश हमारा है, हमारे बच्चों का भविष्य है, हमारा भविष्य। सोचिए, समझिए। जय हिंद, जय भारत।